नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे पास है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने रमन इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, रमन इफेक्ट होता क्या है। आज हम उसको क्लासिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि रमन स्कैटरिंग, जिसको हम रमन इफेक्ट बोलते हैं, वो रियलिटी में किस तरीके से एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट किस कंसेप्ट पर बेस्ड है? पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब पोलराइजेबिलिटी होता क्या है, अभी ध्यान से देखो। यदि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल को मैं किस में रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव पोल के फील्ड के, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, और जो पॉजिटिव न्यूक्लाई होता है वो नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल हो गया, ये न्यूक्लियस होगा, चारों तरफ ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड सब यूनिफॉर्मली है। ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, डिफॉर्मेशन आ गई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, तो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज उस साइड शिफ्ट हो गया। अब जैसे मान लो मेरे यहाँ पर ये एक पॉजिटिव प्लेट हो गई है ना, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या होगी, यही तो होगी। और इसमें मैं कोई मॉलिक्यूल रख दूँ जिसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है ना, तो जैसे उसके मैं रखूँगा तो पॉजिटिव पोल के पास तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो मेरे पास नेगेटिव पोल होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगी उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। तो जो सेपरेशन ऑफ चार्ज है ना, वो क्या कर रहा है, एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर देगा, जिसको हम म्यू आई से लिख रहे हैं। समझ में, मॉलिक्यूल के पास पहले डाइपोल मोमेंट नहीं था, अब उसमें क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट आ गया सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से। और मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलराइज हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो ध्यान से, तो मेरे पास जो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ वो होता है अल्फा इनटू में ई। अल्फा क्या है, हमारे पास पोलराइजेबिलिटी है, और ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो मैग्नीट्यूड है ए का डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैग्नीट्यूड को हम ऐसे तो लिखेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे निर्भर करता है, और अल्फा या जिसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। पोलराइजेबिलिटी कहने का मतलब है ईज ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी, कोई मॉलिक्यूल कितनी आसानी से डिफॉर्म हो रहा है, वही तो उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी, और उस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोल देते हैं। समझ में? तो पोलराइजेबिलिटी पर और इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर निर्भर करता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट। अब देखो, तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या होगा, ये हो गया सिंपली। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म क्या है, यही तो होगा साइन ओमेगा टी। साइनोसोडली वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया। मैक्सिमम इंटेंसिटी किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है फील्ड के वेरिएशन की, और ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2πμ। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर इंसिडेंट किया, एक मॉलिक्यूल पर। यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उस पर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट किया, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू आई। क्या है, म्यू आई फ्रीक्वेंसी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने मॉलिक्यूल पर इंसिडेंट किया। समझ में आया? अब गौर से देखना, देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है, यदि किसी डाइपोल पर तुम, जैसे ये डाइपोल है ना, तो यदि तुम इस डाइपोल पर म्यू फ्रीक्वेंसी का कोई भी रेडिएशन डालो जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू, तो ये उसी फ्रीक्वेंसी से क्या करने लगेगा, ओसिलेट करने लगेगा। समझ में आया? तो क्लासिकल थ्योरी ये कहती है एन ओसिलेटिंग डाइपोल, क्या है, ओसिलेटिंग डाइपोल, कोई भी डाइपोल यदि ओसिलेट कर रहा है, जिस इमिट्स, ध्यान से देखो, ओसिलेटिंग डाइपोल इमिट रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज द सेम एज इट्स ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी। एक डाइपोल है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो ओसिलेट करेगा ना, वही फ्रीक्वेंसी क्या करता है, इमिट करता है। अब हमने तो डाइपोल इंड्यूस्ड कर दिया किसमें, एक मॉलिक्यूल में। इस मॉलिक्यूल में हमने क्या कर दिया, डाइपोल इंड्यूस्ड कर दिया। अब हम देख सकते हैं फील्ड जो है हमारा वेरी कर रहा है ना,
किस फ्रीक्वेंसी से, म्यू फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो इसमें ऑसिलेशन हो रहे हैं ना म्यू फ्रीक्वेंसी के, ये डायपोल जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी क्या कर देगा, इमिट कर देगा। थस इक्वेशन फर्स्ट, ये जो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, गिव्स द क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग में क्या था कि मॉलिक्यूल पर जो फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट करते हैं वो वही फ्रीक्वेंसी क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यदि मॉलिक्यूल पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंसिडेंट करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, म्यू, तो वो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा और वही फ्रीक्वेंसी क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये तो हुआ रेले स्कैटरिंग का एक्सप्लेनेशन, समझ में आया। अब यदि मॉलिक्यूल के पास खुद का इंटरनल मोशन हो, अब मॉलिक्यूल के खुद के इंटरनल मोशन कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल खुद वाइब्रेट भी कर रहा हो या रोटेट कर रहा हो, समझ में आया। अब मॉलिक्यूल में क्या हो गया, मॉलिक्यूल में हमने क्या इंड्यूस किया है, पोलराइजेशन हो गया, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो गया। तो यदि ये मॉलिक्यूल पहले से भी वाइब्रेट कर रहा हो या रोटेट कर रहा हो तो उसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट वेरी करेगा। अब ध्यान से देखो, डाइपोल मोमेंट में क्या डायरेक्शन होगा, -2 होगा। अब ये क्या करने लगे, वेरी करने लगे, रोटेट करने लगे या ये वाइब्रेट करने लगे, समझ में आया। तो डाइपोल मोमेंट में चेंज आएगा, डाइपोल मोमेंट में चेंज कहने का मतलब है पोलराइजेबिलिटी में चेंज आएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मॉलिक्यूल में यदि कुछ इंटरनल मोशन भी है ना, ठीक है ना, वाइब्रेशन हो या रोटेशन हो, तो वो क्या चेंज करेंगे, विथ पोलराइजेबिलिटी पीरियोडिकली चेंज करेंगे। देन द ओसिलेटिंग डाइपोल, ध्यान से समझो, एक डाइपोल जो मेरा पहले ओसिलेट कर रहा था ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले ही ओसिलेट कर रहा था, समझ में। यदि इसका पास खुद का भी इंटरनल वाइब्रेशन या रोटेशन हो तो दोनों वाइब्रेशन और दोनों ओसिलेशंस जो है मेरे पास क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज्ड होंगे, नहीं होंगे, ठीक है ना। देन द ओसिलेटिंग डाइपोल विल हैव सुपर इम्पोज्ड अपॉन इट द वाइब्रेशनल और रोटेशनल ओसिलेशन, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोनों वाइब्रेशन और रोटेशंस जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी में क्या आएगा, बदलाव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल यदि प्लस माइनस ही होगा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड है, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ही होगी। तो पहले मान लो मेरे पास पोलराइजेबिलिटी थी आर नोड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसका खुद के इंटरनल मोशन के कारण पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ रहा है, समझ में आया। तो पोलराइजेबिलिटी में चेंज क्या आ रहा है, क्योंकि ओसिलेशंस हो रहे हैं। तो अब पोलराइजेबिलिटी इक्विलिब्रियम में तो ये थी, लेकिन ओसिलेशन के कारण अब बदल गई। तो अब कितनी हो जाएगी, sin 2π/μt, समझ में आया। अब ये साइनसोडल फंक्शन ही तो है, तो साइनसोडल फंक्शन की वजह से बदल गई। और ये यहाँ पर बीटा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है पोलराइजेबिलिटी की ड्यू टू वाइब्रेशन। तो देखो लेट अस अज्यूम अ वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो म्यू हो गया और वी का मतलब हो गया वाइब्रेशन, जो क्या चेंज कर रही है, पोलराइजेबिलिटी को चेंज कर रही है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो मॉलिक्यूल के इंटरनल मोशन में है, वाइब्रेशनल मोशन में है। तो मेरे पास पोलराइजेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नोड प्लस बीटा साइन 2π/μvt। तो अल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, whereas बीटा रिप्रेजेंट्स द चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, और ये मैक्सिमम वैल्यू है ड्यूरिंग वाइब्रेशन। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ध्यान से देखो। तो डाइपोल मोमेंट इन अ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, देखो अभी मैंने वाइब्रेशन का ही केस लिया, रोटेशन का केस तो नहीं लिया है। तो यदि रोटेशन का केस मैं लूँगा तो देखो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नोड प्लस बीटा साइन 2π/μ, रोटेशन की फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। मैं अभी बस वाइब्रेशन के केस से समझा रहा हूँ। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन अ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, अब क्या होगा, देखो मेरे पास पोलराइजेबिलिटी तो ये आ जाएगी अल्फा नोड प्लस बीटा साइन 2π/μt, और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये है जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू आई है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई अल्फा नोड में कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, ये आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, इसमें कर देंगे, तो मेरे पास सिंपली ये आ गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रखा। अब देखो ये एक्चुअली में है क्या, ये साइन ए है ना। अब गौर से देखो, साइन ए और ये क्या है, साइन बी, साइन बी। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, ऊपर नीचे यदि मैं
इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, है ना, तो मेरे पास ये क्या बन गया, आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी। तो मेरे पास ये आइडेंटिटी क्या बचेगी, बनेगी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई। समझ में? अब देखो बीटा इनोड तो बाहर ले लिया, 1/2 भी बाहर ले लिया। अब देखो कोस, अब देखो इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, यहाँ पे जुड़ गए, इन दोनों को घटा देंगे, ये हमने घटा दिया। देखो ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लगाई है। अब ध्यान से देखो तो ये 3 कंपोनेंट में बदल गया, पहला कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट। जो डायपोल मूवमेंट है, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट, अब मेरे पास 3 कंपोनेंट में है। ध्यान से देखो, पहला कंपोनेंट में क्या है, म्यू आई है, यानी रेले फ्रीक्वेंसी। देखो रेले फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरे कंपोनेंट में क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है, ये स्टोक रमन लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है। स्टोक रमन लाइन यही तो थी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी स्कैटर हो रही है। तो देखो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट जो है ना, वो 3 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी और तीसरी फ्रीक्वेंसी। अब जब उसका वाइब्रेशन 3 फ्रीक्वेंसियों में हो रहा है तो वो तीनों फ्रीक्वेंसी को इमिट कर सकता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। समझ में आया? तो देखो, तो ये स्टोक रमन लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है और ये एंटी स्टोक रमन लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये है क्लासिकल एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, तो इट मीन्स दैट द ओसिलेटिंग डायपोल हैज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स म्यू आई प्लस माइनस म्यू। ओसिलेटिंग डायपोल की ये 2 कंपोनेंट हो गए। समझ में आया? ये एक्चुअली में एज वेल एज द एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी, और साथ में क्या, एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी के भी। कोई डाउट है? These additional frequencies are responsible for producing the Raman lines। और ये एडिशनल फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब इसका है ये। तो ये एडिशनल फ्रीक्वेंसी जो आई है ना, यही तो रमन लाइन को एक्सप्लेन कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, अब देखो ये बीटा यदि नहीं है, बीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, बीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बीटा 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म हट जाएगी, सिर्फ रेले लाइन बचेगी, तो रमन लाइन हमारे पास नहीं बचेगी। तो फॉर रमन स्कैटरिंग अ मोलिकुलर रोटेशन और वाइब्रेशन, है ना, मस्ट कोज, मोलिकुलर रोटेशन और वाइब्रेशन क्या कोज करना चाहिए, चेंज इन कंपोनेंट ऑफ मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी। मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी तो है, बीटा क्या शो कर रहा है, मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी तो है, बीटा क्या है, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ड्यूरिंग वाइब्रेशन, यही तो है, ठीक है। तो रोटेशन और वाइब्रेशन के केस में पोलराइजेबिलिटी में चेंज आना चाहिए, पोलराइजेबिलिटी में चेंज आएगा तो ये बीटा वाली टर्म यहाँ आएगी, तो हमारे पास रमन लाइन्स एक्सप्लेन हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होगी, रमन स्कैटरिंग नहीं होगी, ठीक है, यदि मॉलिक्यूल के पास पोलराइजेबिलिटी नहीं है, ठीक है। समझ में आया? द क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रमन इफेक्ट हैज 2 डिस्क्रिपेंसीज। अब देखो उसकी 2 लिमिटेशंस एक्चुअली में हैं। तो दो लिमिटेशंस क्या हैं? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द रमन लाइन्स ऑन द 2 साइड्स ऑफ रेले लाइन मस्ट बी ऑफ सेम इंटेंसिटी। देखो रमन लाइन्स फ्रीक्वेंसीज वगैरह की बात करता है, ठीक है ना। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास रेले लाइन होती है, यहाँ पर मेरे पास क्या होगी, ये वेव नंबर के टर्म्स में यदि मैं लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास स्टोक लाइन होगी और यहाँ पर ये मेरे पास क्या होगी, एंटी स्टोक लाइन होगी। और जो इंटेंसिटी होती है, मैंने कल बताया था, रेले लाइन की सबसे ज़्यादा, फिर स्टोक लाइन की सबसे ज़्यादा और फिर एंटी स्टोक लाइन की सबसे ज़्यादा कम होती है, इस ऑर्डर में होती है इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी तो ये ने तो कुछ बताया नहीं, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, सभी का इंटेंसिटी सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो क्लासिकल थ्योरी तो बता रहा है कि रेले लाइन के जितना इंटेंसिटी होगा सभी का। एक्चुअली में हम क्या देखते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी साइड या एंटी स्टोक लाइन सबसे वीक होती है। जैसे एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी क्या है, सबसे वीक है। तो एक तो ये लिमिटेशन है। तो क्या लिमिटेशन है, इंटेंसिटीज ऑफ रमन लाइन्स वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। समझ में आया क्या कहा मैंने, इंटेंसिटी ऑफ रमन लाइन्स वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। दूसरा, अब देखो यहाँ पर ओसिलेशन का क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। अब कैसे, अब देखो मेरे पास ओसिलेशन का क्या होगा, कोई मॉलिक्यूल ओसिलेट कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट करेगा, इससे ये फोर्स कांस्टेंट हो गया, ये मेरे पास रिड्यूस्ड मास हो गया, तो इसका कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन जो रोटेशनल वैल्यू होगा,
रोटेशनल वैल्यू, अब मोलिक्यूल तो रोटेट जो है, डायटोमिक मोलिक्यूल है, मेरे पास ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है ना, ये, और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है, और ये कैसी भी फ्रीक्वेंसी ले सकता है, कोई इस पर मतलब बाउंडेशन नहीं है। तो ऑसिलेशन तो फिक्स्ड है, वाइब्रेशन तो फिक्स्ड है, लेकिन रोटेशन कैन क्लासिकली टेक एनी वैल्यू, रोटेशन जो है क्लासिकली कैसा भी वैल्यू ले सकता है। देयरफॉर क्लासिकल रोटेशन हमें क्या मिलना चाहिए, रमन स्पेक्ट्रा का कंटिन्यूस, क्योंकि यदि रोटेशन कैसा भी वैल्यू ले सकता है तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या मिलना चाहिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या मिलना चाहिए रमन का, कंटिन्यूस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्लासिकल थ्योरी ने इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया, है ना। रियलिटी में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकली जो स्पेक्ट्रा होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, डिस्क्रीट लाइंस मिलती हैं, समझ में आया। तो दो डिस्क्रिपेंसी थी, पहली डिस्क्रिपेंसी ये थी, इंटेंसिटीज ऑफ रमन लाइन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। सेकंड क्या थी, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, वो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना, was so टू हैव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं, देखो रमन एक्टिव कहने का मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रा शो कर रहा है, ठीक है ना। तो मोलिकुलर वाइब्रेशन और रोटेशन में क्या होना चाहिए, पोलराइजेबिलिटी में बदलाव होगा। यदि मोलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी में बदलाव होगा तभी कहेंगे रमन एक्टिव, नहीं तो नहीं, ठीक है। इन द कंट्रारी टू दिस द कंडीशन, अब यहाँ ध्यान से देखो, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हमने पढ़ी थी, जिसको हमने कहा क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव एक्टिविटी जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हो गया, ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हो गया। हमने देखा था रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा वे मॉलिक्यूल शो करते हैं जिसमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट हो, समझ में आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो क्या शो करेंगे, रमन, क्योंकि हम उनमें इंड्यूस कर देंगे डायपोल मूवमेंट, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो इन कॉन्ट्रारी टू दिस द कंडीशन ऑफ इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव एक्टिविटी, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव एक्टिविटी में क्या कंडीशन है कि मोलिकुलर में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में चेंज होना चाहिए। रमन में क्या चेंज होना चाहिए, पोलराइजेबिलिटी, ध्यान से समझो। रोटेशनल और वाइब्रेशन में क्या चेंज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में भी यदि वेरिएशन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी, कोई दिक्कत है। तो इट इज़ थस क्लियर दैट द मॉलिक्यूल्स नीड नॉट हैव अ परमानेंट डायपोल मूवमेंट। तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट हो, ठीक है ना, तो वो रमन स्पेक्ट्रा शो कर देगा, ठीक है। जैसे कि HCl है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो जैसे H2N2 है ना, ये भी रमन स्पेक्ट्रा शो करते हैं, लेकिन ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा शो नहीं करते, ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा शो नहीं करते, क्योंकि इनके पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं है। यदि हम इनमें इंड्यूस कर दें तो रमन स्पेक्ट्रा शो करेंगे, ये वो रमन रोटेशनल हो या रमन वाइब्रेशनल हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एक दो बार आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।